बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। तब्दीली सरकार के 3 पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गए, चौथा साल शुरू हुआ। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन से खिताब किया। इस खिताब के दौरान एहतजाज हुआ एज यूजुअल, जैसा हमेशा से होता रहा है अपोजिशन की जानिब से। मगर अहम बात यह थी कि शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो, तीनों मुसल्लफ़ात के सरबराहान, सब ने ही इजलास में शिरकत की। मगर प्रेसिडेंट के जब खिताब शुरू हुआ तो अपोजिशन जमातों ने बॉयकॉट कर दिया और जो अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे वो मुसलसल डेस्क बजाते रहे प्रेसिडेंट के खिताब के दौरान। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमती कामयाबियां गिनवाई, हुकूमती कारकर्दगी का बताया और उसके साथ साथ अपोजिशन के लिए कुछ सवालात भी छोड़े EVM के हवाले से और जो हुकूमत के आने वाले तरक्याती जो पैकेजेस हैं उनके हवाले से। मगर इस बार जो एहतजाज हुआ वो कुछ मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ यूँ था कि अपोजिशन के साथ साथ सहाफ़ी भी इस एहतजाज में शरीक थे और अहम और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आज अहम तरीन दिन था, एक बड़ा सियासी दिन था। उस बड़े सियासी दिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेस गैलरी पार्लियामेंट में खाली थी, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी जब सहाफ़ियों की तरफ इशारा करते रहे और ये बोलते रहे कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, हमने मीडिया पर पाबंदियाँ नहीं लगाई, तो वो इस बात से उनको इल्म नहीं था कि सहाफ़ियाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इशारा करके पूछा कि क्यों ये खाली यहाँ सहाफ़ी नहीं है, उनके भी इल्म में ये बात नहीं थी। और जो सहाफ़ियों के लिए प्रेस गैलरी का दरवाज़ा बंद किया गया, उस वक्त वज़ीर इत्तला से पूछा गया फवाद चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल सहाफ़ी कल से एहतजाज पर है, पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने धरना दे रखा है। जो हुकूमत की जानिब से बिल लेके आया जा रहा है उस बिल की मुखालिफत की जा रही है। PDMA को मंजूर न करवाने के लिए सहाफ़ी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सहाफ़ियों के लिए प्रेस गैलरी बंद की गई, इस पाबंदी की वजह क्या, और हुकूमत ये जो बिल लाना चाहती है, अथॉरिटी बिल लाना चाहती है, क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है? हुकूमत क्यों इस मामले पर बज़िद है? और जो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि फेक न्यूज़ का मामला है जिस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा जोर डालती नज़र आ रही है कि बिल लाना पड़ेगा, एक ज़ाब्ता कार बनाना पड़ेगा, ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा। तो फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी सहाफ़ियों के एहतजाज में पहुँचे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए। सहाफ़ियों के एहतजाज ने अपोजिशन को एक बार फिर से करीब कर दिया है। ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई और सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुई और ये इस बात का उन्होंने इशारा दिया कि वो ये बिल जो मुजव्वज़ा अथॉरिटी बिल है इसे पास नहीं होने देंगे। हुकूमत का इस पर यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अभी तो हम बिल लाए नहीं, तो फिर एहतजाज किस बात का? जब बिल आएगा उसके बाद एहतजाज होना चाहिए। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात की, जिसमें हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी मिली है, लेकिन बरतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सिर्फ 3 सीटों का फ़र्क है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा है। 52 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन बात पेशावर से सिर्फ एक नशिस्त का जीतना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ माना जाता है। बहरहाल सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, यहाँ से 14 नशिस्तें हासिल की। और जो पंजाब का दिल लाहौर, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्यों निकलती जा रही है? कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ सामने आया कंटोनमेंट बोर्ड नताइज के बाद कि ये एक उम्मीद की किरण है, एक नई सुबह का आगाज़ है। शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट था और उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमारा तो असल मुकाबला PP या PMLN से नहीं था, आज़ाद उम्मीदवारों से था। तो कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात जो हुए इसके नताइज हुक्मरान जमात या किसी भी जमात के लिए परेशान कुन है या नहीं? ये किस जमात के लिए सवालिया निशान छोड़कर गए हैं और क्या ये जो नताइज हैं ये आने वाले आम इंतखाबात का नक्शा बता रहे हैं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा।
एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती प्रोग्राम में हमें देने के लिए। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज प्रेस गैलरी खाली थी, वहाँ पर अहम तरीन दिन था हुकूमत के लिए, मगर सहाफ़ी नहीं थे कवरेज के लिए, उनके लिए प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद किए गए। प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को कि मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ये जवाब सामने आ रहा था कि मालूम करते हैं, पता करते हैं प्रेस गैलरी क्यों बंद है। ये आप क्या कहेंगे, क्यों दरवाजे बंद किए गए, इस पाबंदी की वजह क्या है? जवाद कमाल साहब, आप भी कमाल करते हैं। आप खुद ही बताते हैं कि प्रेसिडेंट को नहीं पता था कि प्रेस गैलरी में सहाफ़ी क्यों नहीं है। फिर आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब का भी रेफरेंस देते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पता करके बताता हूँ। तो आप मेरे से ये सवाल क्या पूछ रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ कि प्रेस गैलरी में क्यों नहीं थे वो जी? इन प्रिंसिपल बात कर सकता हूँ, ज़रूर होना चाहिए था। जॉइंट सेशन था, प्रेसिडेंट जो हैं वो उनका ये बड़ा यूनिक सिग्निफिकेंट एक एड्रेस होता है। जॉइंट सेशन से सिर्फ नहीं होता बल्कि पूरी कौम से खिताब होता है, और इसका मकसद अवाम को, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होता है। मुल्क की सलामती के हवाले से, रीजनल पॉलिसी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मईशत के हवाले से, जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं और उनको किस डायरेक्शन में किस तरह से हुकूमत हैंडल कर रही है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट, और डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक प्रेसिडेंट के तौर पे बड़े बैलेंस्ड अंदाज में उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस को बयान किया। और अगर ऐसे मौके पे प्रेस गैलरी में अगर मीडिया भी मौजूद होता तो मैं समझता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस में यकीनन इजाफा होता। जी ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो बिल आ रहा है, हुकूमत का इस पर ये मौक़िफ़ है कि फेक न्यूज़ है, इसका सद्देबाब होना चाहिए, तो ये सहाफ़ियों के लिए कदगन नहीं है बल्कि आज़ाद सहाफ़त की जानिब एक बड़ा और अहम कदम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज प्रोटेस्ट में थी, सहाफ़ियों के प्रोटेस्ट में थी, वो कह रही थी बिल पास नहीं करवाने देंगे। बिल आ तो जाए पहले, फिर देख लो उसमें क्या है। वो जो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो न्यूज़ बाहर आई है, जिसके ऊपर मीडिया में भी वो आई है, आपकी भी नज़र से शायद गुजरी है, जिसमें एक चीज़ ये है कि इंडिविजुअल के ऊपर 10 करोड़ रुपए का फ़ाइन है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर 25 करोड़ रुपए का फ़ाइन है, जो हाई कोर्ट में राइट टू अपील है वो ख़त्म कर दिया गया है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करना है। इस तरह के मामला में अगर ये मामला जो है ये रिपोर्ट हुए, इसका मतलब ये है कि अंदर मसद्दे में यही सारी चीज़ें लिखी गई है। जब भी इसको लोग कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो ये हुकूमत जो है ये बजाय इसके कि अपनी फोकस करे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, बजाय इसके फोकस करे महंगाई कम करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, ये क्योंकि वो उस वाला काम तो ये कर नहीं सकते, तो फिर और क्या हल निकलता है? वो हल यही है कि मीडिया का गला घोट दो, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करते जो ये चाहते हैं। इनकी जो ख्वाहिशात है वो रिपोर्ट नहीं होती। आज आपने देखा कि इन्होंने कैसे जो है वो गैलरी के अंदर नहीं जाने दिया, मीडिया गैलरी के अंदर मीडिया के लोगों को। ये पहली दफा हमारे मुल्क की तारीख में हुआ है। आमिरों ने ये वाला काम नहीं किया, मार्शल लॉ में ये वाला काम नहीं हुआ, जो आज इन्होंने ये वाला काम कर दिया। और उसके ऊपर ये लोग जब वो मीडिया के लोग सारे बेचारे पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रहे थे, मैं भी उनके साथ जाके बैठा वो इदारे हमदर्दी के लिए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये जो है हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अब जो है वो मीडिया गैलरी के अंदर भी नहीं जा सकता। तो ये कदगाने लगा के अगर ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत चल जाएगी और लोग ये आटा जो है वो 70 रुपए की जगह 30 रुपए का हो जाएगा अगर वो मीडिया पे कदगान लगाने से, और बिजली सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, तो ये इनकी भूल है। ये जो लावा पक रहा है ना, ये मीडिया सिर्फ उसको वो करता है, रिपोर्ट करता है। जो लावा इन्होंने ये जो अपने उल्टे कामों की वजह से और बैड गवर्नेंस की वजह से लावा पका रहे, उसकी एक रिफ्लेक्शन कंटोनमेंट के इलेक्शन में आ गई है अभी आपके सामने। और ये कंटोनमेंट के इलेक्शन में तो उससे कुछ भी नहीं आया। जो एक्चुअल आवाम, जो गरीब आवाम है, वो तो ज़ाहिर कंटोनमेंट में नहीं रहती, उन्हें तो निस्बतन बेहतर
क्या कहते हैं, जो हाई इनकम ग्रुप, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं, तो जो लो इनकम ग्रुप वाले जो है उनके पास तो ये गई नहीं। उन्होंने तो जो इनका असर करना है वो तो पूरा पाकिस्तान देखेगा। तो हम हैरान है इस हुकूमत के मतलब के कारनामों के ऊपर कि ये बजाय इसके कि ये कोई चीज आवाम को रिलीफ दे, ये आवाम को रिलीफ देते नहीं है। ये बस अपना आराम से हर कोई वजीर बन गया है, वो वजारत एंजॉय कर रहा है, कोई जो है वो अपने किसी धंधे में लगा हुआ है, कोई करप्शनें चल रही है, कोई आटे का स्कैम आ रहा है, चीनी का स्कैम आ रहा है, कभी मुल्क में जो है वो दुनिया की मुल्क की तारीख में सबसे महंगा जो है वो LNG का जो है वो शिपमेंट खरीदा जा रहा है। मतलब ये लग रहा है कि मतलब कोई कंट्रोल जैसे नहीं होता, बस सबका जिसका जो दाव लग रहा है वो लगा रहा है। और इमरान खान साहब जो है उसने अपना हिस्सा बना रहे, वो उसमें खुश है, बाकी सारे भी खुश है। आवाम रुल रही है, वो बेचारी रुलती जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो हम आज प्रेसिडेंट साहब ने गिनवाई ना, सारे कारनामे गिनवाए जो हुकूमत ने 3 सालों में किए, बताया उन्होंने अवामी रिलीफ के लिए जो भी इक़दाम किए, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से, आसान कर्ज़ों के हवाले से, जो घर दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो, फिर भूख मिटाओ की एक मुहिम है हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही है। ये सब प्रेसिडेंट साहब ने गिनवाया कि हमने 3 सालों में ये किया है, और जो इस्लाहात की जा रही हैं EVM के हवाले से उन्होंने बताया, ये सब कारकर्दगी है। देखिए इन्होंने, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम तो खैर उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे जब सदर साहब जो अपनी तकरीर कर रहे थे, लेकिन मैंने बाद में जो है वो जाके चेक की चीज़ें कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी अच्छी हो गई है क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अभी रिसेंटली अगर आप जाके चेक कर लें, मॉर्गन स्टैनले ने MSCI रेटिंग होती है, रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया की डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स को रेट करती है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में अपग्रेड हुआ था, क्योंकि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई थी, ट्रेडिंग बढ़ गई थी। अब वो दोबारा पाकिस्तान को जो है वो इमर्जिंग मार्केट से डाउनग्रेड कर दिया फ्रंटियर मार्केट में। अभी 1 हफ्ता पहले पुरानी, 4-5 दिन पुरानी बात। और सदर साहब कह रहे हैं कि जी हमारा ये कारनामा है, उसके ऊपर वो अपनी तस्वीर में बता रहे हैं। तो ये इन लोगों का हाल है। ये मतलब कम से कम तस्वीर लिखने से पहले ही देख लिया करें कि क्या मतलब। आप मुझे बताएं, जो लोग भूखे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो बेचारे रुल रहे हैं, उनको ये EVM खिलाएंगे क्या? वो उनको EVM खाने में मिलेगी, आई वोटिंग खाएंगे वो सुबह शाम, उनके पेट आई वोटिंग से भरेंगे ये क्या? ये मतलब इस हुकूमत की डायरेक्शन ही गलत है। ये लोग बजाय इसके कि आवाम को रिलीफ दें, इनका फोकस सारा ये है कि किसी उसके बावजूद भी आवाम मौका देना चाहते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हुक्मरान जमात की जीत इस बात की दलील है। मैं इस पर आपसे आगे चलकर बात करूंगा। अहमद जवाद साहब, हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने के लिए बज़िद क्यों है? अहमद जवाद साहब, आप सुन सकते हैं? अहमद जवाद साहब, हुकूमत ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल है, ये लाने के लिए इतनी बज़िद क्यों है? लेकिन मीडिया को रेगुलेट जरूर करना चाहिए, और जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। जी डॉक्टर साहब। जी अहमद साहब। जी, मैं जवाद साहब ये कह रहा था कि देखें, इस बिल का मकसद मीडिया को रेगुलेट करना है, और उसी तरह से रेगुलेट करना है जैसे पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ किसी पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, और उसके लिए किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी जद में सियासी शख्सियात भी आती हैं, इसकी जद में इदारे भी आते हैं, इसकी जद में कोई भी इदारों के सरबराह हों या इदारों में काम करने वाले लोग हों। इसमें ये तो हर कोई इसका टारगेट बन सकता है, जिसे हम फेक न्यूज़ कहते हैं। और ये फेक न्यूज़ जो है, इसकी क्यों इतनी ज़्यादा अब हम अहमियत हो गई है, उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आज से अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं तो उसकी आउटरीच इतनी नहीं थी। अब उसकी आउटरीच जो है वो सोशल मीडिया की वजह से, जैसे आप अभी इस वक्त शो कर रहे हैं, तो जैसे ये शो करेंगे ये अपलोड हो जाएगा और दुनिया भर में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह पे देखा जाएगा। अब आउटरीच जो है वो जो कि शायद कोई लाखों में होती थी, अब वो अरबों में पहुंच गई है। दुनिया में तकरीबन 4 अरब के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं।
एतराज़ इस चीज़ पे नहीं है कि आउटरीच क्यों बढ़ गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जब आउटरीच इतनी ज़्यादा बढ़ती है, उसके साथ जो इंफॉर्मेशन है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट सामने आते हैं। आपका एक नेशनल नैरेटिव होता है, आपकी एक नेशनल पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से बात करता हूँ, या अभी रिसेंटली हमने डोजियर्स इंडिया की जो कार्रवाइयाँ हैं कश्मीर में उसके हवाले से पेश की हैं। हमें और चैलेंजेस भी हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जिससे इवन आपके मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। बिल्कुल, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से तो बातें वो भी डैमेज हो सकती है। फेक न्यूज़ के हवाले से इकदाम बहुत जरूरी। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये जो बिल आ रहा है, हुकूमत ये लाना चाहती है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो डैमेज हो सकती हैं, जो मुतासिर हो सकती हैं। तो इसमें इतनी कोई बुराई है, पूरी दुनिया में इस तरह के इक़दाम होते हैं। डॉक्टर शाजिया साहब, आप सुन सकती हैं? डॉक्टर अफनान साहब, अहमद जवाद साहब ने अभी अर्ज किया कि जो फेक न्यूज़ है, अगर उनके सद्देबाब के लिए इक़दाम ना किए जाए तो जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए के जो मामलात होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। नहीं, देखिए, आप अगर कोई चीज़ ला रहे हैं, आपने ना तो स्टेक होल्डर्स को उस पर ऑन बोर्ड किया हुआ है, ना अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया हुआ है, तो देखिए आप किस तरह से ये चीज़ लाएंगे जो आप इतना सीक्रेट रख रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आप सामने नहीं लाना चाह रहे? क्यों नहीं आप उस पर डिबेट करवाना चाह रहे हैं? क्यों आप बंद कमरों में उस पर फैसले कर रहे हैं? अगर आप आवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ ला रहे हैं या आप मीडिया के लिए कोई अच्छी चीज़ ला रहे हैं, तो उसको पब्लिक करें, ड्रॉप को पब्लिक करें, सबके साथ डिबेट करें और फिर सामने लाएं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ उसमें होगी जो सपोर्ट करने वाली होगी, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन उसको कभी भी अपोज नहीं करेगी, क्योंकि मुझे याद है, आप लोगों के भी रिकॉर्ड में होगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट का बात होगी, पाकिस्तान के लिए बात होगी, तो हम एज अपोजिशन आपके साथ नहीं होंगे, हम एज अ पाकिस्तानी आपके साथ खड़े होंगे। तो आप लोग क्यों डरे हुए हैं, इतने इनसिक्योर क्यों हैं कि एक ड्राफ्ट आप बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मीडिया की उसमें बहुत अच्छाई होगी, बहुत वाह होगी आपकी, और आप नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने 126 दिन कंटेनर पे खड़े होकर सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में अपने कारनामे दिखाए और जो बिल जलाए, जो सारी चीजें आपने की, हुंडी से पैसे भेजने की बातें की, पुलिस वालों को मारने की बातें की, ये सारी चीजें भी तो सोशल मीडिया के थ्रू सारी पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया में फैली थी। तब आपको क्यों नहीं याद आ रहा था कि पाकिस्तान का इमेज खराब होगा या पड़ोसी? ठीक। डॉक्टर शाजिया साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आपके पॉइंट को कंप्लीट करेंगे और हम बात करेंगे कैंट इलेक्शन के हवाले से, जिसपे हुक्मरान जमात को बढ़ते तो हासिल हुई है, मगर कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ माना जाता था, जैसा कि पेशावर, यहाँ से सिर्फ एक नशिस्त PTI को मिली। हुक्मरान जमात के लिए कितना परेशान कुन है ये कैंट इलेक्शन के नताइज, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। अहमद जवाद साहब, बरतरी तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर जो अपोजिशन की बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उससे कुछ बहुत ज़्यादा बरतरी आप लोग हासिल नहीं कर सके हैं। और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब का दावा सामने आया कि एक नई सुबह का आगाज़ है। कंटोनमेंट इंतखाबात के जो नताइज हैं, कितना परेशान कुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मुल्तान से क्लीन स्वीप होना, पेशावर से सिर्फ एक नशिस्त का हासिल करना, रावलपिंडी में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अहमद जवाद साहब, की वाहिद सियासी जमात के तौर पे सामने आई है जिसे मुल्क गिर सतह के ऊपर तमाम सूबों के अंदर नुमाइंदगी मिली है। ये एजाज़ किसी और सियासी पार्टी को इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, एटलीस्ट इस कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के बाद। जहाँ तक दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों अब एक एक सूबे तक महदूद होकर रह गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पंजाब से वाइप आउट हो गई है, दूसरे सूबों से भी वाइप आउट हो गई है, सिंध के अंदर भी उसको कराची में पीटीआई के साथ जो है वो मुकाबला करना पड़ रहा है। जहाँ तक पीएमएलएन का ताल्लुक है कि जो कि 3 दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं और अब वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद होकर रह गए हैं, तमाम सूबों में उनका भी तकरीबन जो है वो खात्मा हो गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूटी है जो 2018 के इलेक्शंस थे उसका नतीजा, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का नतीजा, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का नतीजा और उसके बाद हाल ही में सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन और अब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन। इनसे एक ही बात जाहिर होती है कि जो बयानिया अपोजिशन ने क्रिएट किया या बयान किया कि पीटीआई अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, या जैसे पीपल्स पार्टी ने एक ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद कराची में इस बात का दावा कर दिया कि पीटीआई अपनी मकबूलियत कराची में खो चुकी है, तो आपने देखा इस कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में ना सिर्फ पीटीआई जो है एक वाहिद मुल्क गिर पार्टी के तौर पे सामने आई, बल्कि सबसे ज़्यादा सीट्स उसी ने जीती और कराची में भी उसकी पॉपुलैरिटी में किसी किस्म की कोई ख़ास कमी नहीं हुई और वो अभी भी एक मजबूत पार्टी के तौर पे वो कराची में मौजूद है। तो ये सब कुछ तो पीटीआई के हवाले से बड़ा अच्छा है। इसमें चंद एरियाज़ का यस जिक्र हुआ है, जैसे पिंडी या पेशावर। देखें पीटीआई को फतह ज़रूर हासिल हुई है, लेकिन जिन जिन एरियाज़ में रीजन्स में इसको नाकामी देखनी पड़ी है, जैसे आपने जिक्र भी किया पेशावर का आपने, तो देखें हमारे लिए इसमें यकीनन कुछ सीखने के लिए होगा। हमें हमारे अवामी नुमाइंदों और अवाम के दरमियान अगर कोई डिस्कनेक्ट है तो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अगर उम्मीदवारों की सिलेक्शन में अगर कोई कमी बेशी थी तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। तो पीटीआई तो अपनी जीत को जहाँ पे एक मुस्बत इशारे के तौर पे समझती है अवाम की सेटिस्फेक्शन का, दूसरी तरफ जहाँ पे वो हारी है वहाँ पे वो उसको भी संजीदगी से लेगी और उसकी वजूहात को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि अवाम के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो किसी भी रीजन में या किसी भी इलाके में टूटने ना पाए। ठीक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये समझते हैं कि इस मामले पर अब मुतमईन है तो नताइज सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी कम नशिस्तें नहीं मिली हैं और पीएमएलएन का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये एक नई सुबह का आगाज़ है। मरियम नवाज साहबा के भी कल हमने स्टेटमेंट देखे, उन्होंने कहा कि इतनी पाबंदियाँ इतनी कदगनों के बावजूद पीएमएलएन पंजाब से बाजी ले गई। देखें पीएमएलएन 2018 के इलेक्शन में भी पंजाब में पीटीआई और पीएमएलएन का बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था और अगर फेडरल लेवल पे भी देखें तो पीएमएलएन पीटीआई के बाद दूसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पे मौजूद थी। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं आई कि जैसे आप कहें कि नई सुबह हो गई है। हाँ, चीज नई चीज जरूर आई है। सबसे बड़ा शहर वहां से पीटीआई नजर नहीं आई। सेंट्रल पंजाब का सबसे बड़ा शहर, पंजाब का दिल लाहौर, वहां से पीटीआई नजर नहीं आई। तो नई चीज तो आई ना सर। देखिए मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे पीएमएलएन के लिए पंजाब में वो उसको अपनी उस जो उनकी लीड है उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लम्हा फिक्रिया पीएमएलएन के लिए ये भी है कि वो एक सूबाई जमात बन के रह गई है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी सिंध की एक सूबाई जमात बन के रह गई है। इस मुल्क में अगर आप तमाम सूबों में आपकी नुमाइंदगी होती है तो तब आप एक कौमी जमात कौमी सियासी जमात के तौर पर नजर आते हैं। राइट, आपको डॉक्टर साहब अहमद जवाद साहब ये कहना चाह रहे हैं अब चारों सूबों की जंजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई है। और आप क्या समझते हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हुए हैं ये आइंदा आम इंतखाबात का नक्शा बता रहे? देखिए पहली तो बात ये है कि चारों सूबों की जो जंजीर है वो जबरदस्ती खींचतान सूफिया साहब आप सुन सकती हैं तो आप बताइएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब में साउथ पंजाब के वो दौरे पर भी थे, लेकिन नताइज उस तरह नहीं सामने आए। पंजाब से पीपल्स पार्टी को कोई नशिस्त नहीं मिल सकी। देखिए जवाब, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे जो लगता है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये कंटिन्यूटी है 2018 के इलेक्शन की।
तो जिस तरह से 2018 में इनको जबरदस्ती जितवाया गया था, तो मुझे लगता है कि ये वही चीज दोबारा रिपीट हुई है। और दूसरी बात आप ये देखें कि कराची में, और ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबाई पार्टी है, तो देखें आपके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब और आपके गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल साहब के हल्के से जीतने वाले, आप इख्तिलाफ करेंगी शहबाज शरीफ साहब के बयान पे, क्योंकि वो तो इन नताइज को ये कह रहे हैं कि ये एक नई सुबह का आगाज है, और आप कह रही हैं कि पीटीआई को जबरदस्ती जितवाया गया। देखिए जी, ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि इनको जबरदस्ती जितवाया गया है, क्योंकि देखिए जो बाय इलेक्शन थे उनमें तो अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अब इनको अपनी तो इज्जत रखनी थी, और जिस तरह से आपको अभी मैंने बताया कि जनाब आरिफ अलवी साहब के हल्के से और इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध हैं उनके हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जीता है। तो ये बता दें कि इनकी कितनी वहाँ पे नाकामी का इनको मुंह देखना पड़ा है कि दो बड़े, लेकिन इसके अलावा सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 14 नशिस्तें जीती हैं, उतनी ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जीती है सिंध से। सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इन सब के बावजूद सिंध से पीटीआई 14 नशिस्तें 14 वार्ड से जीतने में कामयाब हो गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सिंध से इतनी ही नशिस्तें निकाली। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से, कराची से ही सिर्फ वो उन्होंने 11 सीटें जीती हैं। तो देखिए ये चीजें होती हैं कि आपके ऊपर अवाम का कितना ट्रस्ट है। तो ये रिजल्ट जो हैं आपको बता रहे हैं कि अवाम ने पीटीआई को, बल्कि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और जनाब आरिफ अलवी साहब को रिजेक्ट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पे ट्रस्ट किया है और उनको जितवाया है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बात है। को नीचा दिखाते रहेंगे, ये इनकी रिवायात हैं। और जैसे अभी इन्होंने ये फरमाया था कि जी हम लोग तो अपोजिशन से चाहती हैं। बिल्कुल ठीक। अहमद जवाद साहब, आपका पॉइंट लूंगा। डॉक्टर अफनान साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाजिया साहिबा ये कह रही है कि पीटीआई को जितवाया गया, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कैंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज एक नई सुबह का आगाज है। डॉक्टर अफनान साहब, आप सुन सकते हैं? अहमद जवाद साहब, आप डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा के जब जवाब दे रही थी तो यकीनन कुछ कहना चाह रहे थे। देखें आपने जो वो ये कह रही है कि जबरदस्ती जितवाया गया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर रही है, कहीं पे नई सुबह का, कहीं पे पीपल्स पार्टी अपना सिंध के अंदर सिर्फ जीतने के ऊपर वो अपना वो बूस्ट कर रही है। दूसरी तरफ कहते हैं कि इसमें धांधली करके जो पीटीआई को जिता दी है। देखें, बात ये है कि ये तो कंटिन्यूटी 2018 से हम आपको इलेक्शन, जिसको आपने तस्लीम नहीं किया था, उन इलेक्शंस के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होते हैं, ज़िमनी इलेक्शंस का इन्होंने जिक्र किया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ज़िमनी इलेक्शंस के नतीजे में जो सीटें पार्लियामेंट के अंदर थीं, उनमें आज की तारीख तक पीटीआई की ना तो पंजाब से और ना कोई फेडरल से कौमी असम्बली में एक नशिस्त भी कम हुई है। यानी कहने का मकसद ये है कि आप जो सीटें ज़िमनी इलेक्शंस में अपोजिशन जीती है, ये वही हैं कि जो पहले जीत चुके हुए थे। उसमें एक्सेप्शन एक कराची की फैसल वाडा साहब की सीट है, और एक जो एक और इलेक्शन था। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई ने एक सियालकोट की सीट जीत ली, डस्का कजी, और एक फाटा में JUIF से जीत ली। यानी 2 सीटें जो कि पीटीआई ने लूज की अपनी सीटें, तो उसने 2 सीटें अपोजिशन की जो सीटें थी उनको जीत लिया, तो वो बराबर स्कोर हो गया। तो लेकिन आपका लास्ट पॉइंट चाहूंगा, आजाद उम्मीदवारों का इतनी बड़ी तादाद में जीतना, क्या आवाम सियासी जमातों से नाला होते जा रहे हैं? देखें, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में और बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद इलेक्शन लड़ती है, और उसमें जब उन्हें किसी मेन पार्टी से किसी अच्छे उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं मिलता तो वो आज़ाद हसीयत में लड़ते हैं, और उसमें आज़ाद उम्मीदवारों की एक काफ़ी बड़ी तादाद हमेशा ही सामने आती है।
तो ये ऐसे नहीं है कि हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं कि जो बहुत बड़े क्लेम कर रही थी पंजाब के हवाले से, वो अपना वहाँ पे अकाउंट भी नहीं खोल सकी। पीपल्स पार्टी पर इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब। बिलावल साहब तो ये कह रहे थे कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कुछ ही दिन के बाद होते हैं, वहाँ पंजाब से एक नशिस्त हासिल नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी, तो फिर आइंदा इंतखाबात में हुकूमत कैसे बनाएंगे आप लोग? देखिए जवाब, अभी आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो साउथ पंजाब से जर्नी उनकी शुरू हुई थी, तो जो उनके लिए अवाम का जोश व खरोश था वो आपने देखा, और वो जोश व खरोश देख के ये गवर्नमेंट जो है, मौजूदा हुकूमत, चाहे वो पंजाब की हो जो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो उनके हाथ पांव फूल गए हैं। तो वो इस तरह की र्यूमर्स और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब में मिला है, मेरे ख्याल में इससे पहले इतना नहीं था। लेकिन मैं खता कलामी की माजरत चाहूंगा। डॉक्टर शाजिया सूबिया साहबा, अहमद जवाद साहब, डॉक्टर अफनान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा ना, हुक्मरान जमात जीत के दावे तो कर रही है, मगर जीत का मार्जिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।